मैरिटल स्टेटस का डिक्लेरेशन केस कैसे फाइल किया जाता है दोस्तों, इस बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यानी वैवाहिक स्थिति का घोषणात्मक वाद आप कोर्ट में कैसे फाइल कर सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगती है और धारा 7 फैमिली कोर्ट एक्ट में लगती है। यदि आपके किसी भी लिव इन रिलेशनशिप में उत्पाती महिला आ जाती है, किसी तरीके से आपको समाज में बदनाम करके जबरदस्ती पत्नी बनने की कोशिश करती है, या आपकी संपत्ति, आपका रुपया पैसा सब हड़प करके और आपको बदनाम करने की कोशिश करती है, और इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो बना रखे हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी मैटर है, आपको लगता है कि इस तरीके की कोई घटना हो सकती है या आपकी जिंदगी में होने वाली है या इसकी प्रबल संभावना है, तो आप हमारे पहले के 2 वीडियो और ये हमारा इस सीरीज का लिव इन रिलेशनशिप में उत्पाती महिला को सबक सिखाने के लिए अंतिम वीडियो है, जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये केस आप कब फाइल कर सकते हैं? जब महिला ज्यादा उत्पात मचाने लग जाए और अलग होना ही आपका अंतिम विकल्प हो, और यदि महिला सामाजिक व कानूनी स्थिति को समझने में असमर्थ हो या अड़ियल हो, या फिर आपको समाज में बदनाम करने के लिए ज्यादा आमादा हो कि नहीं, मैं तो समाज में आपको बदनाम करके ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। जब महिला केस करने की धमकी सीरियसली आपको दे रही हो और आप ही सीरियस नहीं हो जबकि महिला सीरियस हो, तब आपको ये केस करना चाहिए। जब महिला आपको बेघर करने को उतारू हो, आपकी सभी संपत्ति हड़प कर जाने की नीयत रखती हो, जीवन में शांति और साथ रहने की उम्मीद यदि आपके पास शेष नहीं बची है, तब आप इस केस को कर सकते हैं। आपको ये कैसे फाइल करना है, उससे पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों ही आपसी रजामंदी से अलग हो जाएं। लेकिन फिर भी यदि आपको ये केस फाइल करना पड़ जाए, तो जहां महिला या आप निवास करते हैं उस जिले का पारिवारिक न्यायालय, उसमें आप ये जरिए न्याय मित्र फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रार्थना पत्र का प्रारूप देख लीजिए, और प्रार्थना पत्र का प्रारूप देखने से पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही यदि कोई आपका दोस्त है, क्योंकि आपको पता होता है कि दोस्त में किस किस के पास इस तरीके की घटनाएं हो सकती है, तो उनको ये शेयर जरूर करें। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय संख्या जो भी है आप लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, मुकदमा संख्या या प्रकरण संख्या या सिविल वाद संख्या जो भी है वो भी आप लिखेंगे। इनमें से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। हमने 2010 साल लिखा है, इसके आगे उसका नंबर आएगा। तारीख प्रस्तुतिकरण, जिस तारीख को आप ये पेश कर रहे हैं वो लिखेंगे। वादी का नाम लिखेंगे, यानी यदि पुरुष है तो वो अपना नाम लिखेगा, XY पुत्र, फिर पिता का नाम, जाति, निवासी कहाँ के हैं, यदि अभी में आप कहीं और निवास करते हैं तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद में आप प्रतिवादिया का नाम लिखेंगे, श्रीमती लुटेरी देवी, पत्नी लूटाराम, पुत्री श्री डकैत सिंह, जाति धोखेबाज, निवासी कोठा नंबर 420, सुप्रीम कोठा दिल्ली। हमने ये सांकेतिक नाम रखे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको महोदय लिखना है, वादी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है। उसके बाद आपको पैरा नंबर 1 लिखना है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी खत्म करने की, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आप किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। वादी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे, वादी और प्रतिवादी दोनों हिंदू धर्म के मानने वाले हैं व हिंदू विधि से शासित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वादी एक विवाहित व्यक्ति है जिसका विवाह श्रीमती के साथ हुआ है, जो आज तारीख में भी जीवित हैं। उससे वादी का कभी कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है और ये विवाह आज संबंध आज तारीख तक कायम है। यानी यहाँ पे आपको जो पुरुष है उसका जिस स्त्री से विवाह हुआ है उसका नाम लिखना है, उसका कोई और भी नाम है तो उर्फ करके लिखना है, और उससे आपका तलाक नहीं हुआ है ये आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 3 में आप लिखेंगे कि प्रतिवादिया एक अत्यंत चालाक और लालची किस्म की महिला है जो कि अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रतिवादिया लुटेरी देवी एक विवाहित महिला है जिसके पति का नाम लूटाराम, पुत्र कलूटाराम, निवासी जहां शहर के वो निवासी हैं वो लिखेंगे। प्रतिवादिया का उसके पति से जिसका नाम लूटाराम से आज तारीख तक कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, और प्रतिवादी आज भी इस व्यक्ति की पत्नी है। नंबर 4 में आप लिखेंगे, प्रतिवादिया ने विवाहित होते हुए भी वादी के दोस्त या भाई जो कि पूर्व में उसके पड़ोस में रहते थे से संबंध बनाए और घनिष्ठता स्थापित की। आप उस दोस्त या भाई का नाम लिख सकते हैं। अपने दोस्त या भाई के यहाँ आने जाने के दौरान वादी का प्रतिवादिया से परिचय हुआ। प्रतिवादिया यह भली भांति जानती थी कि वादी एक विवाहित व्यक्ति है, इसके बावजूद उसने वादी से पहले दोस्ताना और बाद में अंतरम संबंध बनाए।
इन संबंधों के चलते प्रतिवादिया ने वादी पर यह दबाव बनाया कि वो उसे अपने साथ में रखे। प्रतिवादिया के दबाव में आकर वादी ने प्रतिवादिया को अपने साथ रखने की सहमति दे दी और वादी व प्रतिवादिया कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं। वादी व प्रतिवादिया के संबंधों से प्रतिवादिया ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से पुत्री की मृत्यु हो चुकी है जबकि पुत्र अभी भी जीवित है। आप इस घटना को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि आपके उनसे संबंध कैसे बने और किस प्रकार आप संपर्क में आए। यदि कोई बच्चा हुआ है तो आप उसका विवरण लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में आप लिखेंगे कि यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वादी ने प्रतिवादिया के जाल में फंसकर उसके साथ शारीरिक संबंध अवश्य बनाए, परंतु उसने कभी भी प्रतिवादिया से विवाह नहीं किया है। वादी व प्रतिवादिया के संबंधों को अधिक से अधिक लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया जा सकता है, परंतु इन संबंधों को किसी भी सूरत में पति पत्नी के संबंधों का नाम नहीं दिया जा सकता। पिछले काफी समय से प्रतिवादिया समाज में व वादी के कार्यस्थल पर आकर यह जाहिर करने का प्रयास कर रही है कि वो वादी की पत्नी है। न्यायालय में प्रतिवादिया ने गुजारा बता के अपने मुकदमे में अपने आप को वादी की पत्नी होना जाहिर किया है। यदि महिला ने कोई गुजारा भत्ता के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है तो उसमें यदि उसने पत्नी बताया है तो आप उसका यहाँ पे खंडन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में आप लिखेंगे, प्रतिवादिया द्वारा वादी की पत्नी न होते हुए भी अपने आप को उसकी पत्नी के रूप में जाहिर करना सरासर गलत है और प्रतिवादिया ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वादी डॉक्टर जैसे उच्च पद पर कार्यरत है। आप किस जगह काम कर रहे हैं, क्या आपका पद है, वो लिख सकते हैं। प्रतिवादिया जबरदस्ती अपने आप को उसकी पत्नी होना जाहिर करके उससे अधिक धन व संपत्ति ऐंठना चाहती है, जबकि उनके मध्य जो लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता रहा है वो प्रतिवादिया की पहल पर व उसकी इच्छा से रहा है। यदि अब प्रतिवादिया उस रिश्ते को पति पत्नी का नाम देना चाह रही है तो कतई स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, वादी व प्रतिवादिया के मध्य कभी कोई विवाह नहीं हुआ और न ही कभी ऐसा विवाह हो सकता था, क्योंकि प्रतिवादिया तो पहले से ही विवाहित है और उनके मध्य कभी भी किसी भी न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं हुई है, न ही आज तक किसी भी तरह का तलाक हुआ है। धारा 5 की उपधारा 1 हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार 2 हिंदुओं के बीच विवाह तभी अनुष्ठापित किया जा सकता है जब विवाह के समग्र दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो न वधू की कोई जीवित पति हो। धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम यह कहती है कि ऐसा कोई भी विवाह जो धारा 5 की उपधारा 1 हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन करके हुआ है वो अकृत व शून्य होगा। पॉइंट नंबर 9 में आप लिखेंगे कि इस प्रकरण में तो प्रतिवादिया लूटाराम के साथ विवाहित है व आज तारीख तक उनके मध्य यह विवाह संबंध कायम है और उनका कभी भी किसी तरीके से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। और इसी तरह वादी भी श्रीमती से विवाहित है, आप उसका नाम लिखेंगे, वादी की पत्नी का नाम, और उनका भी विवाह संबंध आज तारीख में कायम है और उनके मध्य भी किसी भी अदालत से यानी किसी तरीके से कोई तलाक नहीं हुआ है और इसी वजह से वादी व प्रतिवादिया ने कभी भी कोई विवाह नहीं किया और न ही कभी पति पत्नी बने। पॉइंट नंबर 10 में आप लिखेंगे, वादी व प्रतिवादिया न तो कानूनन विवाह कर सकते थे और न ही उन्होंने विवाह किया है, और अगर उनका विवाह होता तो वो भी धारा 5 की उपधारा 1 हिंदू विवाह अधिनियम व धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक शून्य विवाह होता जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं होती। पॉइंट नंबर 11 में आप लिखेंगे, भारतीय कानूनों के अनुसार 2 वयस्क पुरुष व स्त्री अपनी स्वेच्छा से जितनी बार चाहे शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन मात्र शारीरिक संबंध स्थापित कर लेने से वे लोग पति पत्नी नहीं बन जाते हैं। ऐसे में प्रतिवादी या प्रतिवादिया का अपने आप को वादी की पत्नी बनाना और वह इस बात का जगह जगह प्रचार करना सरासर गलत व गैर कानूनी है। पॉइंट नंबर 12 में आप लिखेंगे, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादिया विधित विवाहित पति पत्नी नहीं है और प्रतिवादिया बार बार अपने आप को वादी की पत्नी जाहिर करने और समाज व मिलने जुलने वाले लोगों से इस बात का प्रचार करने और अपने आप को बतौर वादी की पत्नी कहकर वादी की धन संपत्ति का अधिकारी बताने के कारण अब वादी के पास इसके सिवाय कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है कि वो श्रीमान न्यायालय की शरण ले। वह न्यायालय से घोषणा करवाए कि वादी व प्रतिवादिया विधित विवाहित पति पत्नी नहीं है। वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादिया ने वादी से विवाह किए बिना जगह जगह समाज के लोगों व मिलने जुलने वाले लोगों में ये कहा कि वो वादी की पत्नी है, तथा वाद कारण तब उत्पन्न हुआ
जब प्रतिवादिया ने खुद को वादी की पत्नी बताते हुए अपने आप को उसकी धन व संपत्ति का अधिकारी बताया, क्योंकि वादी द्वारा मना किए जाने के बावजूद वो अपने आप को वादी की कानूनी पत्नी होना बता रही है। इसी वजह से बिना दावा आज भी निरंतर जारी है। पॉइंट नंबर 14 में आप लिखेंगे प्रतिवादिया जिस शहर की निवासी है उसका नाम लिखेंगे, आज तारीख में भी जो शहर है जिसमें वो निवास कर रही है वो लिखेंगे, और शहर का नाम लिखेंगे में ही प्रतिवादी ने जगह जगह पर लोगों के समक्ष अपने आप को वादी की कानूनी पत्नी होना जाहिर किया है, तथा वादी प्रतिवादिया के मध्य पारिवारिक न्यायालय जो भी शहर है आप वहां लिखेंगे, धारा 125 सीआरपीसी का मुकदमा चल रहा था। इन सब कारणों से श्रीमान न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का व निस्तांतरण का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस पेरा को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 14 में यह कहा गया है कि इस महिला के द्वारा गुजारा भत्ता के लिए एक आवेदन पारिवारिक न्यायालय में पेश किया गया और उसमें महिला ने यह बताया कि मैं इसकी पत्नी हूं। इस वजह से उसने जो ये चीज बताई है वो किसी भी हद तक सही नहीं है, इसलिए जो है ये घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये घोषणा करे कि वो उसकी विवाहित पत्नी नहीं है। दोस्तों होता क्या है कि कई बार दो महिलाएं एक साजिश करके इस प्रकार का मामला डालती है और उसके बाद में उसकी पत्नी से जिसके साथ उसका विवाद चल रहा था उसको जाके बोलती है कि मैंने अपने आप को पत्नी बताया है, अब तू पति को फंसाने के लिए दूसरा केस कर दे कि इसने मेरे जीवित रहते दूसरी शादी कर ली है। ये एक तरीके से फंसाने का जाल होता है, तो इस वजह से भी कई महिलाएं ऐसा कर रही है। यह वाद घोषणा का है, इस कारण यह वाद 30 रुपए के कोर्ट स्टाम्प अलावा तलबाना प्रस्तुत है। अब आप जो है प्रार्थना का पेरा लिखेंगे, यह घोषित किया जाए कि वादी व प्रतिवादिया विधिवत विवाहित पति पत्नी नहीं है और खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादिया से दिलाया जाए। अन्य कोई आदेश जो वादी के हक में हो तो प्रदान किया जाए। आप शहर का नाम दिनांक लिखेंगे और हस्ताक्षर वादी होगा। उसके बाद में आप नीचे एक तस्दीक का प्रार्थना पत्र बनाएंगे और इसी के नीचे ही आप लिख देंगे तस्दीक में आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, जाति, निवासी, हाल निवासी। आगे लिखना है तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त वाद में वर्णित पद संख्या 1 से 12 मेरे निजी व जानकारी ज्ञान से सही है व पद संख्या 14 से 15 मेरे कानूनी सलाहकार की राय से सही व सत्य है। अंतिम पद मेरी इस्त दुआ है जो जायज है। नीचे आप अपने साइन करेंगे, शहर दिनांक का नाम लिखेंगे। इसके साथ में एक शपथ पत्र भी लगेगा जिसका प्रारूप भी सेम वैसा ही है। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय, पारिवारिक न्यायालय, शहर का नाम लिखेंगे, प्रकरण संख्या लिखेंगे, आप अपना नाम और प्रतिवादिया का नाम लिखेंगे और उसके बाद में शपथ पत्र आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जाति, निवासी, हाल निवासी और उसके बाद शहर का नाम लिखेंगे। शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं संलग्न वाद पत्र में वादी हूं तथा वाद में वर्णित तमाम तथ्यों से भली भांति परिचित हूं। संलग्न वाद पत्र में लिखे गए तमाम तथ्य पूरी तरह से सही व सत्य हैं। अंतिम पद मेरी इष्ट दुआ है जो जायज है। संलग्न वाद पत्र को इस शपथ पत्र का अंग शुमार कर पढ़ा व समझा जाए। आप नीचे शपथकर्ता लिखेंगे। इसके नीचे भी एक तस्दीक आएगा, वही सेम जो हमने ऊपर बताया है आपको। मैं आप अपना नाम, पिता का नाम, जाति, निवासी, हाल निवासी यदि कहीं और है वो लिखेंगे। शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उपयुक्त शपथ पत्र की पद संख्या 1 से 3 में लिखे गए तमाम तथ्य मेरे निजी ज्ञान व जानकारी से सही व सत्य है। तस्दीक करता शहर का नाम। दोस्तों जो ये शपथ पत्र है इसके नीचे तस्दीक ये एक ही पेज पे आ सकती है, आप कोशिश करना, क्योंकि ये हमने जो पावर पॉइंट बनाया है इस वजह से स्लाइड में ये नेक्स्ट पेज पे चला गया है। इसको आप एक ही पेज पे कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे प्रकरण को आप सोच समझ के यदि कोई महिला केस कर देती है गुजारा भत्ता का या किसी भी तरीके से कोई मुकदमा कर देती है तो आप ये केस फाइल कर सकते हैं। और जो है कई बार आपको यदि इस मामले से संबंधित कोई भी राय लेनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर है। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, हम वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपका कोई भी प्रकरण है तो वो भी आप हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। दोस्तों हमारा निवेदन ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको ज़्यादातर जगह से जो है सही सलाह नहीं मिलती है तो एक बार अंतिम बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। निवेदन इतना ही है कि आपके पास यदि हमारे नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक आप अच्छे से पढ़ लें, आपको नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और